किसी भी बुक को रीड करते हुए सबसे पहले हम देखते हैं कि उसका इंडेक्स क्या है, जिससे हमें ये पता चलता है कि एक बुक के किस चैप्टर में क्या चीज़ दी हुई है। सेम होता है हमारी प्रियम्बल के साथ। जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी करने जाते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी प्रियम्बल में क्या चीज़ दी हुई है, क्या पीपल्स के बारे में उनके क्या राइट्स दिए गए हैं, क्या गवर्नमेंट्स की ड्यूटीज़ दी गई हैं, या हम कहें कि गवर्नमेंट के लिए कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जो उनको अचीव करने हैं, या फिर हम ये बात करें कि हमारे इंडियन स्टेट का कैसा नेचर है। ये सब कुछ हमें दिया गया है प्रियम्बल के बारे में। बट एक इंटरेस्टिंग फैक्ट प्रियम्बल के बारे में ये निकल के आता है कि प्रियम्बल को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे बाद में ऐड किया गया था। ठीक है, तो प्रियम्बल बेसिकली क्या बताता है, हम आज इस बारे में ही बात करेंगे। सबसे पहले प्रियम्बल बताता है अथॉरिटी, यानी सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है। प्रियम्बल की शुरुआत होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया से, यानी हम भारत के लोग। तो यानी प्रियम्बल बताता है कि हमारी सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है, पीपल ऑफ इंडिया इज द सोर्स ऑफ अथॉरिटी। दूसरा, प्रियम्बल बताता है कि इंडिया का स्टेट एज अ स्टेट हमारा क्या नेचर है। सबसे पहले SDR, दैट इज सोवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ये हमारे दिया गया था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जब ओरिजिनली प्रियम्बल को ऐड किया गया। यानी हम सोवरेन थे, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक हमारा नेचर था। सोवरेन मतलब अपनी कंट्री के लिए, अपनी कंट्री में हम कोई भी डिसीज़न अपनी मर्ज़ी से ले सके, किसी बाहरी अथॉरिटी जैसे पहले हमारे ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो रूल करती थी, ऐसी कोई गवर्नमेंट हमारे ऊपर ना हो। दूसरा, डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल, लोगों का लोगों के लिए, लोगों के द्वारा ही शासन। तीसरा, रिपब्लिक, इसका मतलब है हेड ऑफ द स्टेट जो है हमारा वो चुना जाता है, नॉमिनेट नहीं होता है ब्रिटिश की तरह। ठीक है, तो ये हमारा नेचर था। अब एक समझने वाली बात है कि हमारा प्रियम्बल में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेंडमेंट 1946 किया गया, और जिसके द्वारा हमारे नेचर में 2 शब्द जोड़े गए, दैट इज़ सेकुलर एंड सोशलिस्ट। व्हाट यू मीन बाय सेकुलर? सेकुलर मतलब हमारे यहाँ गांधीज़म और नेहरूज़म दोनों का मिक्सर था। यानी कि हम एक ऐसा सोशलिज्म नहीं चाहते थे जिसमें हम किसी से रिसोर्सेज को छीन के किसी दूसरे को रिसोर्सेज दें, बल्कि हम एक ऐसा सोशलिज्म चाहते थे जहाँ पर आप सबको प्रोडक्शन प्रोसेस में शामिल कर सको, और जो रिसोर्सेज हैं वो सब लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर सको, स्पेशली उनको जो कि अभी जो है लेस प्रिविलेज्ड लोग रह गए हैं। ठीक है। दूसरा, सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का मतलब जिसको हिंदी में हम पंथ निरपेक्ष बोलते हैं, यानी कि हमारा कोई भी स्टेट का कोई भी अपना धर्म नहीं होगा। ठीक है, हम सबसे इक्वल डिस्टेंस बना के रखेंगे। इस बात में हम वेस्टर्न कंट्रीज़ के सेकुलरिज्म से अलग होते हैं, क्योंकि हमारा गवर्नमेंट का ये सीन नहीं है कि हम सबसे डिस्टेंस बना के रखते हैं। नहीं, हम इक्वली सपोर्ट करते हैं। हम हज यात्रा को भी सपोर्ट करते हैं, तो हम केदारनाथ यात्रा को भी सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो यानी कि गवर्नमेंट का अपना धर्म नहीं होता, लेकिन सबको अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता दी गई है। उसके बाद अब कुछ ऑब्जेक्टिव्स प्रियम्बल में दिए गए हैं जिसको कि हमारी गवर्नमेंट को अचीव करना है। पहला है आपका जस्टिस। कौन कौन से जस्टिस? आपके पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल जस्टिस, तीनों तरीके के जस्टिस की बात की गई है। पॉलिटिकल जस्टिस में बेसिकली होता है कि जैसे कि आपका एग्जांपल लेके चलें, वोटिंग राइट्स, यानी वोटिंग राइट हर उस बंदे को है जो कि 18 साल से ऊपर उम्र हासिल कर चुका है। अगर हम इकोनॉमिक जस्टिस की बात करें तो इकोनॉमिक जस्टिस हमारी DPSP में दिया गया है, जो बताता है कि सरकार रिसोर्सेज को ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करेगी कि सब अधिकतम से अधिकतम लोगों तक वो पहुंच सके। और उसके बाद है सोशल जस्टिस, यानी कि जो आपका एक फंडामेंटल राइट है, जैसे आर्टिकल नंबर 17 जो कहता है अनटचेबिलिटी को अबोलिश करना, यानी अस्पृश्यता का अंत। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको सज़ा मिल सकती है। ठीक है। दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव है लिबर्टी, यानी कि सबको स्वतंत्रता प्रदान हो। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, यानी सबको अपने विचार रखने की, अपने विचारों की अभिव्यक्ति की, अपना धर्म मानने की, किसी भी धर्म में आस्था रखने की, कोई भी पूजा पाठ करने की, हर तरीके की आपको स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है। तीसरा
आपको दिया गया है इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, यानी सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी टू फाइट। उसके बाद आपके पास दिया गया फ्रेटर्निटी, यानी सबको बंधुत्व की भावना रखनी है हमारे पास, ठीक है। फिर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी हम एस्टेब्लिश करेंगे। उसके बाद एक खास चीज़ दी गई है, वो है एक डेट जो कि है 26 नवंबर 1949, जो बताता है कि इस दिन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था, इनेक्ट किया गया था, ठीक है। अगर आ जाता है कि आपका कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज़ 26 जैन 1950, बट अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ऑन 26 नवंबर 1949 को। उसके बाद अब ये तो हो गया कि प्रियम्बल ने क्या नेचर बताई एंड क्या ऑब्जेक्टिव्स बताए, बट एक क्वेश्चन निकल के ये आता है कि क्या प्रियम्बल में हम अमेंडमेंट कर सकते हैं, यानी क्या प्रियम्बल आर्टिकल 368 के अंतर्गत अमेंड हो सकता है, क्योंकि आर्टिकल 368 में ही अमेंडमेंट की प्रोसेस बताई गई है। तो इसके लिए कुछ केसेस हुए, सो हम केसेस को देख लेते हैं। सबसे पहले केस हुआ बेरुबाड़ी का, जिसमें कि आपकी सुप्रीम कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन निकल के आता है कि क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है, क्योंकि इसको तो सबसे बाद में ऐड किया गया था। दूसरा क्वेश्चन निकल के आता है कि क्या प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि हाँ, प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक खास स्टेटमेंट दी कि प्रियम्बल को आप डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, आप वहाँ यूज़ करोगे जहाँ पर एम्बिग्यूटी दी गई है, यानी एम्बिग्यूअस स्टेटमेंट आपके पास आ जाती है। आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आखिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी टॉपिक को लेके कहना क्या चाहता है, जिसके लिए आप प्रियम्बल में जाते हो, क्योंकि प्रियम्बल में सारे ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर उस टाइम पे क्या चाहते थे, कैसा भारत वो चाहते थे, ठीक है। तो जब भी प्रियम्बल को बोला गया प्रियम्बल को सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट प्रियम्बल इज़ अ लाइट हाउस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड जब भी एम्बिग्यूटी की सिचुएशन आएगी आप प्रियम्बल को यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपका आया गोलकनाथ केस 1967। गोलकनाथ केस में हमारे सुप्रीम कोर्ट का मानना ये था बिकॉज फंडामेंटल राइट्स सबसे अबव होते हैं, तो दूसरा प्रियम्बल को आपका सबसे बाद में ऐड किया गया, दैट मीन्स प्रियम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसलिए प्रियम्बल को आप 368 आर्टिकल के अंतर्गत आप उसको अमेंड भी नहीं कर सकते। उसके बाद आया केशवानंदा भारती केस, जो कि आज तक की इंडिया में सबसे बड़ी बेंच 13 जजेस की जो बेंच बैठी है, दैट इज़ केशवानंदा भारती केस 1973। इसमें फिर से प्रियम्बल का क्वेश्चन आया हमारे सुप्रीम कोर्ट के सामने, और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस की 13 जजेस की जो बेंच थी, उन्होंने 7-6 के बहुमत से एक निर्णय दिया, जिसमें बोला गया क्योंकि प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने ये माना कि प्रियम्बल भी दूसरे पार्ट्स की तरह ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है, और अगर वो पार्ट है तो उसको 368 के अंतर्गत आप अमेंड कर सकते हो, ठीक है। दूसरा केशवानंदा भारती केस में ये चीज़ बोली गई कि प्रियम्बल का अलग से कोई लीगल इफेक्ट नहीं है, यानी आप प्रियम्बल को लेके सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते कि प्रियम्बल में बोला गया है आपका इकोनॉमिकल जस्टिस सिक्योर करेंगे तो हम सबको जॉब दो, वो लेके आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। प्रियम्बल को आप उसका अपना लीगल इफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर आप उसको किसी दूसरे आर्टिकल के साथ, दूसरे पार्ट के साथ इस्तेमाल करते हो तो प्रियम्बल का लीगल इफेक्ट है, ठीक है। उसके बाद हमने अब तक देख लिया कि क्या क्या नेचर था, हमने क्या ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए हैं, इसको लेकर क्या क्या हमारे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास सबसे बड़ी बात आती है कि प्रियम्बल को हमने लिया है किससे, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन और प्रियम्बल के बीच में क्या डिफरेंस है। तब तक बाय बाय।